वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक। हमारा चल रहा था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसी के टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के होते हैं? तो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। जैसा कि हम लोग को पहले से पता है इसके डेफिनेशन में कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनता है, ताकि वो एक दूसरे का वेलफेयर कर सके, अपने मेंबर्स की हेल्प कर सके। ठीक है। तो वैसे ही सबसे पहला हमारा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन लोग बेसिकली मिलते हैं? जो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं कस्टमर्स और कंज्यूमर में। कस्टमर्स और कंज्यूमर में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। ऐसा सोचिए कि ए ने एक चॉकलेट खरीदी है, ठीक है, और उसे खुद ना खा के वो बी को ला के दे रहा है और बी उसको खाता है। तो जो ए हमारा है वो कस्टमर हो गया और बी जो हो गया हमारा कंज्यूमर हो गया। अब ऐसा सोचिए कि ए खुद ही ख़रीदता और ख़ुद ही खा लेता है, तो उस केस में यही कंज्यूमर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्यों मिलता है? ताकि वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी सामान एक थोक में ख़रीद सके, जिससे कि उन्हें बीच में जो होलसेलर और रिटेलर जो अपना अपना प्रॉफिट रखते हैं वो ना उसको काट सके, और सिर्फ जो प्रोड्यूसर से, अब सीधे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो वो तो हमें कम ही दाम पे मिलेगा, यानी कि रीज़नेबल प्राइस पे एक अच्छा सामान अफोर्ड कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। किस लिए हो रहा है कि मिडिल मैन को बीच से हटा दें। तो मिडिल मैन बीच में कौन कौन सा है? हमारा रिटेलर है और होलसेलर है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। क्या करता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स को ख़रीदता है, ठीक है, और उसे अपने मेंबर्स में बेच देता है। अब अपने मेंबर्स में बेच रहा है एक रीज़नेबल प्राइस में, यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं रख के। और अब इसमें जो उसे प्रॉफिट हुआ, द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड ऑन कैपिटल एंड बोनस इन प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलता है? जो प्रॉफिट अर्न होता है वो तो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है उनकी कैपिटल जितना उस प्रोपोर्शन में, लेकिन यहाँ पे बोनस मिलता है, और वो किसके प्रोपोर्शन में मिलता है कि आपने पूरे ईयर में कितना सामान वहाँ से ख़रीदा, उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपको बोनस मिलता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जो सीधे हो जो इसीलिए ऐसा सोसाइटी बनता है ताकि ये सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान को ख़रीद के अपने मेंबर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और बीच में जो मिडिल मैन का वर्क है उसको घटा सके और उसके प्रॉफिट को भी कम कर सके, जिससे कि एक रीज़नेबल प्राइस पे सब आम जन जो उसके मेंबर्स है उसे सामान मिल सके। ठीक है। अब इसको बनाने का मेन रीज़न क्या है? तो सबसे पहला है टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स का एकदम सीधे सप्लाई हो जाए। नेक्स्ट, टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन। मिडिल मैन का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको घटा के जो हमारा गुड्स है वो रीजनेबल प्राइस पे उसके मेंबर्स को मिल सके। नेक्स्ट क्या है? टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। सिंपल सा बात है, जो मैन्युफैक्चरर से हम सामान ख़रीद रहे हैं 10 रुपये में, तो अगर वो हम किसी उसी क्वालिटी का सामान अगर हम किसी नॉर्मल रिटेलर के पास जाएंगे तो हमको वो 15 रुपीज़ से कम में नहीं देगा, क्योंकि वो बीच में अपना सारा प्रॉफिट तो रखेगा ना। जो मिडिल मैन है वो तो प्रॉफिट रखेगा। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो तो वही सेम रह जाती है, लेकिन हमारा प्राइस ज़्यादा पड़ जाता है। इस केस में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो एक बार में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर की तरह सामान को ख़रीद लेती है, यानी कि थोक में ले लेती है, और फिर उसे अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इससे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का सामान उन्हें कम ही पैसे में मिल जाता है, यानी कि इसी 10 रुपये में उसे वो सामान मिल गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है भाई, देखते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड
it difficult to produce the inputs and get the machinery and latest technology। क्या बोलता है कि ये ऐसे प्रोड्यूसर्स का सोसाइटी होता है, ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स का सोसाइटी होता है जो कि अकेले में ना तो वो लोग है ना अपना जो उनका प्रोसीजर है, जो उनका प्रोडक्ट है उसको बना पाते हैं, और ना ही जो मशीनरी है उसको नए नए मशीनरी और टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव भी हमारा टू टाइप्स का होता है, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्यों बनता है। ठीक है, अब ऐसा सोचिए आप कि कोई रॉ मटेरियल वाला है, तो उससे एक थोक में सारा सामान ख़रीद रहा है और आप जा रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा लेने के लिए, तो वो पहले किस पे तरजीह देगा? आप पे तो नहीं देगा, पहले उससे जो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहा है उसी पे ना देगा। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं ना वो रह जाते हैं पीछे, इनके पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ही जल्दी नहीं जुगाड़ हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जैसा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स का हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, क्या उसके कंपटीशन में ये लोग आ सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इनका तो कैपिटल ही कम है। तो इन सब से बचने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इनपुट्स मशीन ETC सो दैट प्रोड्यूसर कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। क्या बोलता है? एक वो होता है जो इन्हें आराम से रॉ मटेरियल इनपुट्स मशीनरी इन सबको जुगाड़ कर पाए। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि अब वो तो पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया, तो उसमें तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब जब उन सब की कैपिटल को इकट्ठा करके जाके रॉ मटेरियल ख़रीदा जाएगा तो वो तो थोक में आएगा, ज़्यादा आएगा। तो जो रॉ मटेरियल्स वाले वो भी आप पे कंसंट्रेट करेंगे, आपको देंगे, और इसमें जब ज़्यादा कैपिटल एक साथ होगा तो आपको मशीनरी वगैरह भी आराम से जुगाड़ हो जाएगा, जिससे कि आपका काम आराम से चलेगा। सेकंड क्या है? द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स। और दूसरा क्या होता है? ये सामान बेचने का काम करता है, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया, जो सामान बनाया है उसको बेचता है। ठीक है, the profit of producers cooperative is distributed in proportion to the goods sold by each member of the society। अब इनका प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, तो अब ये लोग जितना सामान बेचेंगे उस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का? देखते हैं। टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स इनपुट्स ETC एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि सीधे सप्लाई हो सके रॉ मटेरियल इनपुट्स का एक अच्छे दाम पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। न्यू टेक्नोलॉजी भी मिले और लेटेस्ट मशीन भी मिले, इसलिए to ensure smooth distribution and sale of goods produced by members। जो members अपना गुड्स प्रोड्यूस करे उसका स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और सामान आराम से बिक जाए। ठीक है, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब जब उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना रॉ मटेरियल का जुगाड़ करने का, ना सेल करने का, तो इससे क्या होगा? वो लोग कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने प्रोडक्शन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या बोलता है देखते हैं। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। ये किसके लिए है? अब कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना जो प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उसे बेच नहीं पाते हैं ठीक ठाक से प्रॉफिट पे, तो उन सब के लिए कौन सा बनता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज ब्राउट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। जितना भी सामान सारे स्मॉल प्रोड्यूसर से बना है उन सबको इकट्ठा करके उन्हें एक अच्छे दाम पे बेचा जाता है। कोई भी जो हमारा होलसेलर है उसको थोड़ा थोड़ा सामान मिल रहा है या एक साथ ज़्यादा मिल रहा है तो वो ज़्यादा पे तरजीह देगा, ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। Such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members। सिंपल सा बात है, अब हमारे पास ज़्यादा माल है तो हम बार्गेन भी अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास बार्गेन पावर भी आ गया और हम उस पोजीशन पे पहुंच गए जहाँ पे हम कंपटीशन में टिक सकते हैं।
It perform various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading etc. मतलब इसमें सब कुछ को कंसिस्ट किया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट्स भी आ जाएगा, वेयर हाउसिंग भी देगा। कौन देगा भाई? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी देगा, पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी यही देगा। पैकेजिंग भी कराएगा अच्छा सा। द प्रॉफिट एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द कॉमन सेल्स पूल। अब जैसा वो सामान बिकेगा उस हिसाब से प्रॉफिट इन लोगों को मिल जाएगा। अब इसको भी बनाने का मेन रीज़न देखते हैं भाई। सबसे पहले टू इंश्योर ए स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट इट्स मेंबर्स। जो हम सामान बेच रहे हैं उसको एकदम सीधा सीधा अच्छा सा मार्केट मिल जाए इसलिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट। जो हमारा आउटपुट आया है उसमें बेस्ट प्राइस मिले। नेक्स्ट क्या बोलता है? टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग etc विच इंडिविजुअली कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द मेंबर्स। अब सिंपल सी बात है, जब वो लोग छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जब उन्हें रॉ मटेरियल खरीदने में इतना दिक्कत हो रहा था, तो वो लोग वेयर हाउस फिर ट्रांसपोर्ट इन सब का खर्च कहाँ से उठाएंगे? तो इन सब से बचने के लिए इकट्ठा करके इन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन weighing, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह में भी एक अच्छा ट्रेडिंग दिया जाता है इन लोग को। और लास्ट क्या है? टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हाउ डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है कि कोई मिडिल मैन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट डील होता है कस्टमर्स से। तो मिडिल मैन का जो खर्च है वो भी बच जाता है और प्रॉफिट हम ही रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब अभी तक हम लोग जान रहे थे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें पैसों की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हमारा जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है ये क्या करता है? उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रेट उनका कम रहेगा। और नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे कि उसमें टर्म एंड कंडीशंस कम रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। जिन्हें क्रेडिट और लोन लेने में तकलीफ होती है। दीज सोसाइटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स एंड प्रमोट हैबिट्स ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। क्या करता है? ये पैसे तो प्रोवाइड कर ही रहा है अपने मेंबर्स को, साथ में उन्हें सेविंग के बारे में भी समझा रहा है कि सेविंग हैबिट्स, सेविंग की आदत लगा रहा है उन लोगों में। The funds of these societies consist of share capital contributed by the members and deposits made by members and outsider। क्या बोलता है कि ये किस वजह से चलता है? एक तो जो इसके मेंबर्स हैं उनका जो शेयर कैपिटल होता है उसकी वजह से, और जो वो लोग डिपॉजिट डालते हैं वो डालें या आउटसाइडर डालें। द फंड्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन टू नीडी मेंबर्स ऑन ईजी टर्म्स। और ये इनमें जो फंड्स आ रहा है उसका किस में यूज़ होता है? जो ज़रूरतमंद है उन्हें लोन देने में। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर्स इज़ नॉन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। अब सिंपल सी बात है, जो किसान लोग ऐसी सोसाइटी को बना रहे हैं तो उसका नाम क्या रहेगा? रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। और जो अर्बन एरिया में हो रहा है उसका क्या नाम रहेगा? अर्बन बैंक नाम रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ दैट, क्या है देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जो एक्सप्लोट कर देता है इन लोगों को, उससे बचा लिया जाता है, क्योंकि वो लोग तो बहुत बोलते हैं बहुत भारी मात्रा में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर लोन्स ऑन ईजी टर्म एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट इंटरेस्ट पे और ईजी टर्म पे इन्हें लोन दिया जाता है। और नेक्स्ट क्या हमारा? टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। अब सिंपल सा बात जान रहे हैं कि अगर हम सेव करेंगे और हम अपने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में उस पैसे को डिपॉजिट करेंगे तो उसमें कुछ तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इससे क्या होता है? इनमें सेविंग की भावना जागती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या है? इसमें क्या है, ये सोसाइटी बनाए जाते हैं छोटे छोटे किसान से। अब
छोटे छोटे किसान जिनका ज़मीन ही बटैया होते होते थोड़ा सा बचा है, अब वो कहाँ से लाएंगे लेटेस्ट टाइप का मशीन वगैरह। तब उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि मशीनरी वगैरह सबको एक्सप्लोर करके सबको एक साथ सबको ख़रीदते हैं और अपनी खेती मतलब सुधारते हैं। ठीक है। These consist of small farmers who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming। जानते हैं हम लोग एक बैल से खेत जोत रहे हैं और एक ट्रैक्टर से जोत रहा है, जो जल्दी किसका होगा? ट्रैक्टर वाले का। तो इससे क्या होता है, उनकी खेती भी अच्छी होती है, जल्दी होती है। तो इन सब के लिए ही ये सारे बेनिफिट्स को उठाने के लिए, लार्ज स्केल फार्मिंग की बेनिफिट्स को उठाने के लिए छोटे छोटे किसान जो है वो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। Such societies are particularly important in case of countries such as India। इंडिया जैसी कंट्री में ऐसी इस टाइप का सोसाइटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वेयर एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। क्या है, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि भाई भाई में इतना बटैया होते होते खेत बहुत थोड़ा सा बचता है, तो इस टाइप में सब डिवीज़न होते तो थोड़ा सा बचता है, तो इस टाइम में ऐसी सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको ऐसे भी हम लोग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। अब ये किस लिए बनता देखते हैं। हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मतलब जो हमारे आजकल मशीन की वजह से जो फार्मिंग होती है उसका बेनिफिट्स ले सकें, इसलिए। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड्स, मतलब अच्छे तरीके के बीज मिल पाए, फर्टिलाइज़र मिल पाए, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है सब के पास तक पहुंच पाए, इसलिए बनाया जाता है। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीसेंट्स, और इन्हें सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिल सके, इसलिए। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करता है, इस टाइप की सोसाइटी बेसिकली शहरों में बनती हैं, जहाँ पे ज़मीन वगैरह ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है, कुछ मेंबर्स मिलके साथ में एक ज़मीन ख़रीदते हैं और उस पर बिल्डिंग बनाई जाती है, और फिर वही बिल्डिंग्स को कम दामों में किसे बेचा जाता है, मतलब रिजनेबल प्राइस पे, कम दाम पे नहीं देगा वो कोई भी इंसान, रिजनेबल प्राइस पे अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। देखिए, these societies are formed to provide residential accommodation to their members। अपने members को accommodation यानी घर देने के लिए, residential घर देने के लिए किया जाता है। These societies purchase a big plot of land, construct flat on that and sell these flats to its members on installment पे अपने members को यहाँ पे घर दे दिए जाते हैं। एंड easy terms, और easy term पे मतलब कि ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे नहीं रहती हैं। Some housing cooperative provide loans to their members for building house। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, लोन दे देती हैं अपने मेंबर्स को, ताकि जाइए और अपना घर अपने हिसाब से बनाइए। दीज सोसाइटीज़ आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज़। ये शहरी जगहों पे बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अब देखिए इस टाइप की सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती है। पहला, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए रहने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट। ये क्या करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए ये लोग लोअर प्राइस पे अपने मेंबर्स को घर दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, ETC। और जो हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करता है। क्या क्या भाई, जैसे रोड हो गया, पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्किंग हो गया, मतलब बिल्डिंग के बाहर ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट में जॉइंट स्टॉक लेके आएंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.